कल के क्लास में ये मुद्दा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हिटलर का उद्भव आखिर कैसे हुआ। और हिटलर के उद्भव के अलावे हमने ये मुद्दा डिस्कस किया था कि क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज निहित था। और इसी क्रम में हम लोगों ने यह डिस्कस कर लिया था कि डबोस परियोजना क्या थी और उसके बाद में लोकार्नो की परियोजना क्या थी और उसके साथ में यंग योजना क्या थी। और इस तरीके से हम देखें तो हम इस विषय को डिस्कस भी कर चुके हैं, जिसको जेम्स जॉल नाम के एक हिस्टोरियन ने बड़े अच्छे से लिखा है कि दो विश्व युद्धों के बीच का काल दो विश्व युद्धों के बीच का काल मौका खोने का काल है। मौका खोने का काल था। दो विश्व युद्धों के बीच का काल जो है वो मौका के खोने का काल है। का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देखते हैं कि जो दो विश्व युद्ध के बीच का काल माने 1919 से लेकर 1939 के बीच का काल जो है वह 20 वर्ष का काल है। तो ये जो 20 वर्ष का काल है वह इस रूप में देखा जाता रहा इतिहासकारों की ओर से कि जब यहाँ वर्साई में गलत संधि हो गई है तो वर्ल्ड वॉर तो होना ही था। लेकिन जेम्स जॉल ने कहा कि ये 20 वर्ष की जो अवधि थी इस दौर में युद्ध को रोकने का मौका भी था। युद्ध को रोकने का मौका भी था। और सवाल उठता है कि युद्ध यदि नहीं रोका जा सका तो उसका कारण क्या है। यदि युद्ध नहीं रोका जा सका तो कारण की खोज करके देखो तो कहानी यही है कि शुरुआत हुई लेकिन मंदी आ गई। इसमें एक दूसरा पहलू भी है कि जो शुरुआत हुई थी क्या इतनी ठोस शुरुआत हुई थी कि जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वर्साई की संधि में जो गलतियां की गई थी उन सारी गलतियों का निराकरण कर दिया जाए। तो हम कह सकते हैं कि इट वॉज टू लिटिल। बहुत छोटी शुरुआत थी। छोटी शुरुआत थी। यानी कि इसके अंतर्गत विजेता और पराजित को बराबरी पर लाने का कोई उपाय नहीं हुआ था। विजेता और पराजित को बराबरी पर लाने का प्रयास नहीं हुआ था। इसके अंदर उग्रराष्ट्रवाद आधारित साम्राज्यवाद को त्यागने का कोई प्रयास नहीं हुआ था।
इसके तहत राष्ट्रसंघ को वास्तव में विश्व राष्ट्रसंघ को वास्तव में विश्व की प्रातिनिधिक संस्था बनाने का प्रयास नहीं हुआ था। संस्था बनाने का प्रयास नहीं हुआ था। वास्तव में विश्व को प्रातिनिधिक संस्था बनाने का प्रयास नहीं हुआ था। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चारवी जी, निशा तिवारी जी, सुषमा कुमारी जी, सोनू, सैम साहब, सब लोगों को नमस्कार, सब लोगों को गुड इवनिंग। आप लोगों को आज जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो ये टॉपिक है दो विश्व युद्धों के बीच का विश्व, और आज ये खत्म भी हो जाएगा। तो आप लोग यह बात समझ गए थे कल की? अभी जस्ट शुरू हुआ है तो समझिए। अभी कल आप समझ गए थे कि वर्साई की संधि मात्र के कारण द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ था, और यह भी समझ गए थे कि हिटलर का उद्भव कैसे हुआ था। कोई बात नहीं आदित्य जी, अभी आप आ गए ना। चलिए, तो मैंने कहा दो विश्व युद्धों के बीच का काल मौका खोने का काल था, यह भी एक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। उसमें आपको यह बता देना है कि एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये कहता रहा है कि दो विश्व युद्धों के बीच का काल बेसिकली एक युद्ध विराम का काल था, युद्ध तो होना ही था। दूसरा है कि आपको ये कह देना है कि ऐसा नहीं कह सकते कि युद्ध तो होना ही था, क्योंकि जर्मनी की आक्रामक विदेश नीति को युद्ध का दोषी माना जाता है, और जर्मनी की आक्रामक विदेश नीति को वर्साई की संधि की गलती का परिणाम माना जाता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जर्मनी की जो आक्रामक विदेश नीति हिटलर के नेतृत्व में अपनाई गई है, वह आक्रामक विदेश नीति अपनाने वाला हिटलर जर्मनी में 1929-30 के दौर में बड़ा नेता बन के उभरा। उसके पहले वह जर्मन राजनीति में एक परिधि का नेता था, और स्ट्रेसमैन हमको 2 बार बहुमत के साथ चुनाव जीतता हुआ नजर आता है, जबकि वो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक था। अब अगला मुद्दा यह है कि आप ये देखेंगे कि जब हम ये समझ गए कि वर्साई की संधि के बावजूद हिटलर पिछड़ रहा था और गणतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण संभव था, तो उसके पीछे का एक कारण यह था कि डवास योजना के माध्यम से एक सुधार होने की संभावना दिखी थी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यदि जर्मनी में हिटलर आया तो उसके पीछे मंदी की भूमिका को नकार नहीं सकते। और दूसरी बात यह भी है कि हिटलर के उद्भव और आक्रामक विदेश नीति के कारण की खोज करेंगे तो एक कारण यह भी समझ में आएगा कि यह सही है कि हमें वर्साई के बाद का जो बयार है वो थोड़ा सा बदला हुआ नजर आता है, लेकिन ये इतना भी नहीं बदला हुआ था
कि जिसे हम कह सकें कि वर्साई को पूरे के पूरे तौर पर त्याग कर एक बेहतर विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश शुरू हुई थी। इट वॉज टू लिटिल, एक छोटा सा कदम था, क्योंकि उसमें अभी विजेता और पराजित को बराबरी पर लाकर एक बेहतर विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश नहीं हुई थी। अभी उग्र राष्ट्रवाद पर आधारित साम्राज्यवाद को त्याग देने की कोई कोशिश नहीं हुई थी। अभी राष्ट्रसंघ को एक वास्तविक वैश्विक प्रतिनिधिक संस्था बनाने की कोई कोशिश नहीं हुई थी। और जब तक ये कोशिश नहीं हुई तब तक जर्मनी के अंदर वर्साई की संधि के खिलाफ प्रतिक्रिया की भावना जिंदा ही रहती। दूसरी बात यह है कि इटली और जापान के अंतर्गत जो असंतुष्टि थी वो असंतुष्टि भी जिंदा ही रहती। अब ऐसे में रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी के बनने की गुंजाइश तो मौजूद थी। यदि आप ये कहेंगे कि स्ट्रेसमैन की 2 बार सरकार के बन जाने से यह बात प्रमाणित होती है कि आगे युद्ध नहीं होता, यदि मंदी नहीं होती, तो ये एक अतिवादी बयान हो जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि यदि मंदी ना आती, हिटलर ना आता, तो हो सकता है कि आगे चलकर सुधारों की गति थोड़ी बेहतर होती, और उसके बाद पता नहीं किधर जाती वो गति, तो वी डोंट नो। लेकिन तत्काल ये बात कह सकते हैं कि चाहे वह दावोस परियोजना हो, चाहे वह लोकार्नो की संधि हो, चाहे वह यंग योजना हो, इनमें किसी में भी हमें इस लेवल का परिवर्तन नहीं नजर आता है कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि विजेता ने जो अन्याय किया था उस अन्याय का अंत और एक सौहार्दपूर्ण, सम्मानपूर्ण, बराबरीपूर्ण संबंध के बनाने की कोई कोशिश चल रही है। मतलब यंग कमीशन की अनुशंसा यह है कि 6600 मिलियन पाउंड का अमाउंट ज्यादा है तो उसको 2000 मिलियन पाउंड कर दीजिए। तो यह मामला है कि आपसे हम हर्जाना लेंगे, और जब हर्जाना लेंगे तो ये रिएक्शन पैदा करने वाली बात है। हर्जाना की राशि के कम होने और ज्यादा होने से रिएक्शन के कम और ज्यादा होने का कोई डायरेक्ट नाता नहीं होता है। देश के अंदर की परेशानी के कम और ज्यादा होने का नाता हो सकता है, लेकिन रिएक्शन तो इस बात से भी होता है कि नेशनल जो ऑनर है वो आप अभी भी अपने पांव के नीचे रखे हुए हैं। ठीक है, पुराने क्लासेस का डाउट क्लियर करने के लिए कोई दिन फिर चुना जा सकता है, लेकिन अभी बीच में तो नहीं कर सकते हैं। मतलब बीच में हम पुराने डाउट्स नहीं ले सकते हैं। जब भी कोई सेक्शन खत्म होता है तो उसके बाद हम आपके पुराने डाउट्स ले सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि कल के क्लास का है तो मार्क्स ले लेंगे, लेकिन यदि आज से 20 दिन पहले का, 25 दिन पहले का डाउट आप लेकर आएंगे तो वो आपका अपना एक पर्सनल डाउट होगा। आपके पर्सनल डाउट यदि एक आध होंगे तो मैं कर भी दूंगा, लेकिन आप पिछले क्लासेस का यदि 15-20 डाउट एक बार लेके आ जाएंगे, 10 डाउट एक बार लेके आ जाएंगे, तो बाकी सब लोगों को तो मैं झेला नहीं सकता ना इसे में। तो इसके लिए तो एक ही उपाय है कि जब कोई सेक्शन खत्म होता है तो मैं कहता हूँ कि जितने लोगों के मन में कोई डाउट्स हैं वो डाउट लेकर आ जाइए। नहीं तो क्या होगा कि मैं सब लोगों को यदि कहूँ कि आज मैं मिस्टर एक्स का या मिस्टर वाई का डाउट सेशन लूंगा, तो फिर बाकी लोग को ये लगेगा कि मेरा तो डाउट है नहीं, तो मेरा टाइम काहे खराब कर रहे हैं आप। ये वाली बात है। क्या है, मार्क्स ने अपने को वैज्ञानिक समाजवादी कहा था, या मार्क्स ने खुद ही अपने समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवादी कहा था, क्योंकि उनका यह कहना था कि मैं ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया के आधार पर यह बता सकता हूं कि समाजवाद पूरी दुनिया में आएगा और पहले वहां आएगा जहां पूंजीवाद परिपक्व होगा। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का ऐतिहासिक विश्लेषण है, उसी आधार पर उन्होंने अपने समाजवादी विचार को क्या कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था। तो वो तो आपके सवाल का जवाब हो चुका। ऐसा इक्का दुक्का सवाल रहेगा तब तो आप बीच में कभी पूछ लेंगे तो मैं बता दूंगा, ज्यादा सवाल होंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है। नाउ गुड इवनिंग पूनम जी, ताजनाल जी, क्या है यूएसएसआर असंतोष और विश्वास, प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ हाँ कर दूंगा, जरूर कर दूंगा। चंदन शर्मा जी नमस्ते। तो ये बात आपके सामने में मैं कंप्लीट कर चुका कि दो विश्व युद्धों के बीच का जो दौर था वो अवसर के खोने का दौर था। इस दौर में कोशिश की जा सकती थी, लेकिन ऐसी कोशिश हुई क्यों नहीं? ऐसी कोशिश क्यों नहीं हुई? तो फिर एक ही लाइन में सारे सवालों का जवाब आता है, उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद जिसके अंतर्गत ये समझिए कि प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, तो मैं आपको एक रोचक सी कहानी बताता हूं कि जिस दिन प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस दिन का यदि आप अखबार पढ़िएगा यूरोप में, तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ अखबार में ये बात हर कंट्री में बड़े जोर शोर से छापी गई थी कि युद्ध शुरू हो गया है। तो ये अब हमारे लिए बहुत ही बड़े अवसर की बात है, और हमारे लिए जो अवसर की बात है वह कुछ इस तरह से अवसर की बात है कि हम इसके अंदर देख रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास की तैयारी तो निशा तिवारी जी शुरू हो चुकी थी, लेकिन बीच में ही सरकार का ये आदेश आ गया है कि अभी एक सप्ताह के लिए बंद रखना है। ऑफलाइन क्लास की सारी तैयारी तो हो ही चुकी थी। तो वो आप अब इस महीने के लास्ट तक ही उम्मीद करिए, क्योंकि 21 तारीख तक तो ऑफिशियली अभी सरकार की ओर से बंद कराया गया है। अब 21 तारीख से तक बंद कराया गया है, तो उसके 2-3-4 दिन के बाद ही आप सोच सकते हैं। अभी तो आपके बारे में आपको इसके बारे में हम और ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। हम लोगों की योजना ये थी कि हम 20 तारीख तक ऑफलाइन क्लास शुरू कर देंगे, लेकिन जब 20 तारीख तक करने की बात है तो 21 तारीख तो ऑफिशियली बंद ही है। तो हम पहले 21 तारीख तक इंतजार करें कि वो क्या कह रहे हैं। यदि 21 तारीख तक बंद को विड्रॉ कर लिया गया तो उसके बाद हम करेंगे, है ना। चलिए चलिए आप आगे देखिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अब वर्ल्ड वॉर 2 का कारण सिंपल, वर्ल्ड वॉर 2 का कारण, इसमें चीजें रिपीट होंगी, लेकिन क्या है कि आपकी क्लैरिटी के लिए पॉइंट्स को फिर से अरेंज करना जरूरी है। पीछे जो मैंने कराया था वो क्वेश्चन के एंगल से कराया था, अब मैं नॉर्मल हिस्ट्री के एंगल से भी करा देता हूं। क्या ऑफलाइन पोल्यूशन के कारण दिल्ली ऑफिस एंड स्कूल क्लोज्ड है? हाँ 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 हाँ, ऑनलाइन तो चलता ही रहेगा, ऑनलाइन चलता रहेगा। मतलब वो क्लासरूम के ही अंदर यही स्क्रीन लगा दिया जाएगा और इसी स्क्रीन के ऊपर क्लास होगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग। हम्म, हम्म। ऑफलाइन क्लास से अलग से फी क्यों भरना पड़ेगा? ऑफलाइन क्लास के लिए अलग से फी भरना होगा क्या? तुम ऑनलाइन क्लास में फी दे ही चुके, तो ऑफलाइन क्लास में फी दोबारा काहे दोगे? कोई दिक्कत थोड़ी चल रही है कि तुमको लूट लेंगे हम। हम्म तुम ऑनलाइन में फ्री में पढ़ रहे हो क्या? ऑनलाइन में तुम पैसा दिए ही हो, तो ऑफलाइन में दोबारा पैसा काहे को दोगे? यदि है मन में कि नहीं हमको देना है, दे देना। मतलब तुमको यदि लगे कि नहीं हमको देना ही है, तो तुम एक काम करना कि शुल्क के जगह पर चंदा के नाम पर दे देना। तो क्यों राजनाथ? चलो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ चलेगा। हाँ दोनों एक साथ ही चलेगा, अलग अलग नहीं चलेगा। चलिए, तो
वर्ल्ड वॉर टू का कारण क्या है? तो सबसे पहले तो सिंपल बात है कि हिस्टोरियंस के एंगल से चलकर देखोगे तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण की बात भी करते थे, तो कहते थे कि जर्मनी दोषी है। और तो वर्ल्ड वॉर टू का कारण में हिस्टोरियंस के एंगल से पूछोगे तो एक स्कूल ऑफ थॉट हिस्टोरियंस का हमेशा ऐसा होता है कि जिसको लगता है कि हर समस्या का दोषी कौन? तो जर्मनी। तो जर्मनी ने ही वर्ल्ड वॉर वन कराया था, जर्मनी ने ही वर्ल्ड वॉर टू कराया था। और यहां पर आ गया हिटलर, हिटलर की आक्रामक विदेश नीति। कोई बात नहीं आदित्य बाबू, सामने में ही है, कौन सी बड़ी बात है, आमने सामने ही है, डिजिटल दुनिया है। क्या है सर, कुछ क्वेश्चन थे, कब बता दीजिएगा? सुषमा जी क्वेश्चंस बताने का टाइमिंग आएगा वर्ल्ड वॉर टू तक, मतलब 45 तक का इतिहास खत्म करने दीजिए, फिर मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन एक दिन ले लूंगा, लेकिन पहले 1945 तक का टॉपिक खत्म होने दीजिए। क्या? हाँ। और क्या है? एक्सटॉर्शन मनी के रूप में दे देना। अरे तुमको हम एक्सटॉर्शन करने वाला दिखते हैं? एक मिनट रुक जा। तो हम ये बोल रहे थे कि हिटलर की आक्रामक विदेश नीति एक बात है, उसके बाद तब दूसरा पॉइंट हम कहते हैं कि इटली एंड जापान की आक्रामक नीति। The aggressive foreign policy of Japan, aggressive foreign policy of Japan and इटली। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट है कि सिर्फ इटली और जापान ही दोषी क्यों? ब्रिटेन एंड फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति भी दोषी थी कि तुष्टीकरण की नीति भी दोषी थी। The policy of appeasement done by Britain and France was also responsible equally. Policy and of appeasement done by Britain and France was also responsible equally.
फिर कहते हैं कि राष्ट्रसंघ की दुर्बलता, राष्ट्रसंघ की दुर्बलता, फिर कहते हैं रॉन्ग ट्रीटी, रॉन्ग ट्रीटी, इसके बाद फिर उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद। तो इतने मुद्दे हैं जिन बिंदुओं के आधार पर आप द्वितीय विश्व युद्ध के कारण को बहुत ही आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप हिटलर की आक्रामक विदेश नीति को भी समझ चुके हो। यहां पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा एक क्वेश्चन के ख्याल से। एक क्वेश्चन है, हिटलर की विदेश नीति को लेकर एक क्वेश्चन आता है, आ सकता है, आया भी है एक बार, हमारे नोट्स में से डील भी किया गया है। क्वेश्चन है कि हिटलर की विदेश नीति हिटलर की विदेश नीति हिटलर की विदेश नीति के तहत हिटलर की विदेश नीति के तहत यह बात बल्कि इसे हिटलर की विदेश नीति के तहत एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था, एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था निहित थी। हिटलर की विदेश नीति के तहत एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था निहित थी। An alternative world order was inherently present in the foreign policy of Hitler. Inherently present in the foreign policy of Hitler. एक दूसरा लाइन ऑफ थॉट भी है कि हिटलर ज्यादा से ज्यादा पोलैंड से एक छोटा युद्ध चाहता था, से एक छोटा युद्ध चाहता था। मतलब हिटलर ज्यादा से ज्यादा पोलैंड के साथ में एक छोटा युद्ध चाहता था। अब आगे देखो कि हिटलर पोलैंड के साथ में ज्यादा से ज्यादा एक छोटा युद्ध चाहता था। यहीं से मैं आपके टॉपिक की शुरुआत करता हूं। तो इसमें कहानी यह है कि एक हिस्टोरियन है ईपीजे टेलर नाम से। टेलर ने ही यह
बयान दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर को दोषी मानना ठीक नहीं है। बेसिकली वो जर्मनी के बजाय ब्रिटेन और फ्रांस को ही दोषी मान रहे हैं। उनका कहना है कि हिटलर की जो फॉरेन पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी का दो पार्ट होता है, दो पार्ट्स होता है। फॉरेन पॉलिसी का दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है पर्पस, दूसरा होता है मेथड। पर्पस एंड मेथड। तो पर्पस एंड मेथड के तहत हम ये देख रहे हैं कि पर्पस क्या कहता है। पर्पस के तहत हिटलर ये चाहता था कि हिटलर पर्पस के तहत हिटलर भी वही चाहता था जो स्ट्रेसमैन चाहता था। पर्पस के तहत हिटलर भी वही चाहता था जो स्ट्रेसमैन चाहता था। तो हिटलर और स्ट्रेसमैन दोनों ही यदि पर्पस के तहत सेम चीज चाह रहा है तो पर्पस के तहत हिटलर और स्ट्रेसमैन सेम चीज चाह रहा है। तो मामला यह है कि दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर टेलर ने बताया कि सिर्फ मेथड का अंतर है। स्ट्रेसमैन कहता था कि हम धीरे 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 राइख की एकता बहाल करेंगे और दूसरा पॉइंट कि हम धीरे धीरे राइख की एकता बहाल करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि शांतिपूर्वक बहाल करेंगे, शांतिपूर्वक और समझौते के तहत। के माध्यम से धीरे धीरे हम राइख की एकता बहाल करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, समझौते के साथ करेंगे। तो जो पर्पस स्ट्रेसमैन का था सेम पर्पस हिटलर का था। अंतर सिर्फ इतना है कि स्ट्रेसमैन धीरे धीरे शांतिपूर्वक समझौते से राइख की एकता मैंने संपूर्ण जर्मन जाति को एक सत्ता के अधीन लाने की कोशिश की बात करता था। हिटलर इसी काम को आक्रामक तरीके से किया, आक्रामक तरीके से किया। और युद्ध के माध्यम से किया। आक्रामक तरीके से किया और युद्ध के माध्यम से किया। तो पर्पस और मेथड दोनों के बीच में हम अंतर देख लिए कि पर्पस क्या है। तो हिटलर का पर्पस वही था जो स्ट्रेसमैन का पर्पस था, लेकिन स्ट्रेसमैन का तरीका शांतिपूर्वक क्रमिक सुधार समझौते के माध्यम से सुधार वाला था और
इसका तरीका आक्रामक और युद्ध का था। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि राइख की एकता बहाल करने की दिशा में वह ऑलरेडी कुछ कदम उठा चुका था। जैसे कि राइख की एकता बहाल करने की दिशा में वह ऑलरेडी कुछ कदम उठा चुका था, जैसे कि ऑस्ट्रिया को वो जर्मनी के अधीन ला चुका था। दूसरा काम है कि वह सुडेटनलैंड भी चेकोस्लोवाकिया से छीन चुका था। तीसरी बात है कि सार का इलाका जो फ्रांस के पास रहा था 15 वर्षों तक, सार का इलाका भी प्राप्त कर चुका था। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? सार के इलाके को ले लेने के अतिरिक्त और कौन सी बात है? तो और बात यह है कि कुछ एडिशनल बातें हैं जो वर्साई की संधि से संबंधित भी है, तो उसको भी वो समाप्त कर चुका था। जैसे युद्ध के हार जाना का भुगतान बंद कर चुका था। युद्ध के हर्जाना का भुगतान वो ऑलरेडी बंद कर चुका था। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? युद्ध के हर्जाना का भुगतान बंद करने के अलावा और कौन सी बात है? तो ये बात देखोगे कि वह जर्मनी का सशस्त्रीकरण ऑलरेडी कर चुका था। सशस्त्रीकरण कर चुका था। राइनलैंड का सशस्त्रीकरण कर चुका था। राइनलैंड का सशस्त्रीकरण कर चुका था। राइनलैंड का सशक्तिकरण कर चुका था। इसके बाद फिर और क्या बात है? तो और बात यह है कि वह राइनलैंड का सशस्त्रीकरण कर चुका था। और फिर क्या बात है? तो और वह राइनलैंड का सशस्त्रीकरण कर चुका था। और इसके अतिरिक्त और कौन सी बात है? तो और बात यह है कि वह पोलैंड पोलैंड का कौन सा इलाका है? पोलैंड का गलियारा लेते ही संतुष्ट हो जाता। या अपनी सुरक्षा के लिए कुछ अतिरिक्त क्षेत्र ले लेता। पोलैंड
के लिए अपनी पोलैंड का कुछ इलाका ले लेता ताकि वह सुरक्षा के ख्याल से ज्यादा बेहतर काम कर लेता। अब देखो कि यदि पोलैंड पर जर्मनी ने हमला किया और उसके खिलाफ इंग्लैंड और फ्रांस ने उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, तो यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, यानी कि जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की शुरुआत न किया होता, युद्ध की घोषणा न किया होता, तो द्वितीय विश्व युद्ध ही ना होता। पोलैंड का इलाका यदि जर्मनी को मिल जाता तो राइखस्टैग की एकता तो कंप्लीट हो जाती। राइखस्टैग की एकता कंप्लीट हो जाती, जब उद्देश्य ही पूरा हो जाता तो आक्रामकता अपने आप खत्म हो जाती। आक्रामकता अपने आप में मेथड है, पर्पस तो है नहीं। पर्पस तो था कि हमको राइख की एकता चाहिए। राइख की एकता यदि हमारी पूरी हो जाती पोलैंड के ऊपर विजय के साथ ही, तो आक्रामकता अपने आप खत्म हो जाती। तो फिर युद्ध का दोषी कौन ठहरा? तो युद्ध का दोषी इस स्थिति में ब्रिटेन एंड फ्रांस ठहरा। कि ब्रिटेन और फ्रांस क्यों ठहरा युद्ध का दोषी? तो ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध का दोषी इसलिए ठहरा क्योंकि इन्हें यदि राष्ट्रसंघ के नियमों के उल्लंघन को रोकना था तो तभी ये रोक देते, जबकि इटली ने स्पेन के मामले में हस्तक्षेप किया था। स्पेन में गृह युद्ध चल रहा था, सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था और सत्ता के संघर्ष के तहत स्पेन की सत्ता अपनी मर्जी की बहाल करने के लिए इटली ने अपनी सेना भेज दिया और वहां पर फ्रेंको नाम के एक व्यक्ति को अपनी गद्दी पर बिठा दिया। फ्रेंको एक डिक्टेटर था। फ्रेंको एक डिक्टेटर था, फासिस्ट था। फासिस्ट था। फासिस्ट था। तो एक डिक्टेटोरियल फासिस्ट फ्रेंको को गद्दी पर बिठा दिया। डिक्टेटोरियल फासिस्ट फ्रेंको को गद्दी पर बिठा दिया। किसने? ये इटली के शासक मुसोलिनी ने। कैसे? अपनी सेना भेजकर। अब अपनी सेना भेजकर यदि इसने किया तो ये राष्ट्रसंघ के नियम का उल्लंघन है, क्योंकि राष्ट्रसंघ कहता है कि किसी भी देश को किसी दूसरे देश के अंदर अपनी सेना भेजकर वहां की राजनीति में हस्तक्षेप करने का हक नहीं है। तो यदि राजनीति में हस्तक्षेप करने का हक नहीं है और आपने भेज दिया अपनी सेना और वहां अपनी मर्जी की सत्ता स्थापित करवा दिया, तो उल्लंघन हुआ तो उसी समय इंग्लैंड और फ्रांस को इनके खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। कार्रवाई तो नहीं किया। इसके बाद में इटली ने इथोपिया पर कब्जा कर लिया। अफ्रीका का एकमात्र प्रदेश इथोपिया ही था जो 1930 के दौर तक आजाद था। तो इथोपिया के ऊपर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बस मामूली से कुछ टोकन कार्रवाई की गई, कुछ आलोचनाएं की गई। कोई ऐसा नहीं हुआ कि आपको इथोपिया आजाद करना पड़ेगा। आजाद तो एक देश था ही वो। और राष्ट्रसंघ का कहना था कि हम
राष्ट्र को आज़ादी इंश्योर करेंगे दुनिया के देशों के प्रतिनिधि की हैसियत से। तो यूथोपिया को आज़ाद कराना था ना, नहीं किया। तो इटली का तुष्टीकरण था ये, क्योंकि फ्रांस नहीं चाहता था कि वो इटली को नाराज करे, क्योंकि फ्रांस को ये लग रहा था कि वर्साई की संधि हमने बड़े जोर शोर से किया था। वो एक गीत आप लोगों ने सुना था कि बड़ी अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। तो जर्मनी ने भी, सॉरी फ्रांस ने भी बड़ी अरमानों से वर्साई की संधि किया था, लेकिन वर्साई की संधि से उसे यह भरोसा था कि वह एक बार फिर से विश्व की महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। वो और इंग्लैंड मिलकर दुनिया की व्यवस्था चलाएगा। दुनिया की व्यवस्था ऐसी होगी जो उसके लिए लाभदायक होगी, और उसके लिए लाभदायक विश्व की व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रसंघ की होगी। और राष्ट्रसंघ के अंदर भी ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा होगा, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस के पास में सिर्फ अधिकार होंगे और जिम्मेदारी पूरी दुनिया निभाएगी। तो ब्रिटेन और फ्रांस की कल्पना ये थी कि ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बने जिसमें कि बेनिफिट हमारा, राइट्स हमारे, और ड्यूटी लीग ऑफ नेशंस का। तो कहते हैं कि खुशफहमी का जो इलाज होता है वो हकीम लुकमान के पास में भी नहीं होता था। हकीम लुकमान मध्यकाल के दौर का एक बड़ा ही लीजेंडरी हकीम माना जाता था, कि कहते थे कि उसके पास में हर समस्या का समाधान होता था। तो इसमें कहते हैं कि गलत फहमी एक बड़ी गलत मनोदशा होती है, और खुशफहमी उससे भी ज़्यादा गलत मनोदशा होती है। कि खुशफहमी का जो इलाज है वह हकीम लुकमान के पास में भी नहीं था। कि आपने ये कल्पना ही कैसे कर लिया कि आप अपने लिए पूरे तौर पर लाभदायक एक अन्यायपूर्ण सिस्टम बना लेंगे, और उस सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी दे देंगे राष्ट्रसंघ के हाथ, और राष्ट्रसंघ को भी आप अपनी ही चाबी से चलाएंगे। ये एक डेविड धवन की फिल्म के जैसा दिखने वाली बात है। इट कैन हैपन नॉट इन द फिल्म्स। कल मैंने एक फिल्म देखा, मुझे बड़ी अच्छी फिल्म लगी, नाम ही मैं भूल गया, फिल्म का नाम भूल गया। एक ट्राइबल टायरनी के ऊपर फिल्म बनाई गई है, तमिल फिल्म है, उसकी डबिंग है हिंदी में, मैंने वो देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि जब राष्ट्रसंघ बन गया और बनने के बाद यूएसए उससे अलग हो गया। अब हीरो वगैरह का नाम तो याद नहीं है, लेकिन क्या नाम है, चंद्रू, उस जय भीम, हाँ जय भीम नाम है, सही बात, सुषमा राइट। फिल्म का नाम है जय भीम। और मैं तो कहूँगा कि अच्छी फिल्म है, आप लोग को भी मौका मिले तो देख लीजिएगा। इट्स अ गुड फिल्म। आप लोगों ने देख लिया है क्या? इट्स अ गुड फिल्म। मैं रात में 4 बजे तक देखा हूँ। तो यूएसए से बाहर हो गया, और फिर इटली एंड जापान नाराज हो गया। फ्रांस और इंग्लैंड को यह लगा था कि इटली और जापान को थोड़ा मामूली भी दे देंगे तो वो लोग
बस इतने ही से संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन वो नाराज हो गया। इसके बाद फिर एक यूएसएसआर था, वो तो कम्युनिस्ट हो गया था, कम्युनिस्ट कंट्री था वो, तो उस पर पूरा भरोसा किया नहीं जा सकता था। और जर्मनी के बारे में फ्रांस ये सोचने लगा कि तात्कालिक रूप से भले ही जर्मनी कमजोर हो गया है, लेकिन जो टुकड़ों में टूटा हुआ जर्मनी एक दिन रिवाइव करके नंबर 1 हो गया था, वो फिर से रिवाइव कर सकता है। और उसके रिवाइवल की आशंका ने फ्रांस के मन मस्तिष्क को डरा दिया, और उसको ये लगने लगा कि हमने सोचा था कि एक मजबूत संस्था के रूप में राष्ट्रसंघ उभर कर आएगा, जिसे कि मैं अपनी चाबी से चलाऊंगा और उसके बदौलत अपनी मर्जी की बनाई गई विश्व की व्यवस्था का संचालन करूंगा। ये तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब कहानी यह है कि जर्मनी यदि रिवाइव करेगा तो होगा ये कि जर्मनी यदि रिवाइव करेगा तो होगा ये कि इंग्लैंड, यूएसए, इटली, जापान, यूएसएसआर, ये सब मिलकर यदि उसे रोकता तो उसी में हमारा भी योगदान हो जाता, तो हम इस राक्षस को उभरने से रोक सकते थे दोबारा। लेकिन यूएसएसआर को शुरुआती दौर में तो अलग रखा गया, ये कहते कि तुम कम्युनिस्ट कंट्री हो, और कम्युनिस्ट कंट्री पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैला देगा तो तुम्हारा तो मामला ही ठीक नहीं है। बल्कि इन लोगों ने कोशिश ये किया था कि रूस में हमला करके कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता से उतार करके वहां पर एक पूंजीवादी सत्ता स्थापित कर दी जाए, लेकिन पूंजीवादी सत्ता स्थापित करने में वो कामयाब ही नहीं हुए। इटली और जापान नाराज ही हो गया और यूएसए बाहर ही हो गया, तो बच गया इंग्लैंड। तो फ्रांस को एक बात समझ में आने लगी कि इंग्लैंड पर भरोसा करके हम अपना पूरा का पूरा भविष्य दांव पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इंग्लैंड फ्रांस के लिए जर्मनी से लड़ेगा, ये विदेश नीति के ऊपर काम करने वाले लोगों को ऐसे भी यकीन नहीं होगा। किसी एक कंट्री के ऊपर पूरा भरोसा करके आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकते। ऊपर से इंग्लैंड को खुद भी एक बात समझ में आ गई कि जर्मनी के साथ में बड़ी कठोर संधि हुई है, और उस कठोर संधि से हमको कोई फायदा नहीं है। उस कठोर संधि से जो फायदा होना है वो ज्यादातर फ्रांस को हुआ है, हमें उस कठोर संधि का कोई फायदा नहीं हुआ है। तो हम जर्मनी के प्रति उतनी कठोरता क्यों बरतें? इसलिए इंग्लैंड की ही अनुशंसा पर यूएसए ने डावोस परियोजना के तहत जर्मनी को आर्थिक सहयोग दिया था। अब जब इंग्लैंड की अनुशंसा हो रही है यूएसए के पास और उसके रास्ते जर्मनी को आर्थिक सहायता मिल रही है, और इसके बदौलत जर्मनी का इकोनॉमी रिवाइव कर रहा है, तो फिर फ्रांस का डर तो और बढ़ जाएगा। आगे चलकर इंग्लैंड ने यह भी देखा कि
जर्मनी हमारे लिए एक अच्छा मार्केट हो सकता है। जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप वर्ल्ड वॉर 1 के पहले भी अच्छा खासा था। तो इंग्लैंड को ये लग रहा है कि हम क्यों अपना एक बड़ा मार्केट स्थायी रूप से खोएं। बेहतर है कि वो इंग्लैंड के साथ में जर्मनी के साथ में संबंध बना ले, ताकि आर्थिक संबंध दोनों के बीच में बहाल हो जाएगा। तो बाजार की भी खोज हो रही थी। इसके अतिरिक्त जर्मनी की एक बात यह भी थी कि जर्मनी की एक बात यह भी थी कि उभरता हुआ जर्मनी कल को खतरनाक हो सकता है। इस सोच के साथ में इंग्लैंड ने जर्मनी का तुष्टीकरण करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड जर्मनी का तुष्टीकरण करना शुरू कर दिया। तुष्टीकरण का मतलब होता है कि आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर देना, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना, ताकि आप संतुष्ट रहिए। और आप संतुष्ट रहेंगे तो हम आपके कोप का शिकार नहीं होंगे। आप जरूरत पड़ने के बाद हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे खिलाफ नहीं जाइएगा। तो हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे खिलाफ नहीं जाइएगा। इसी उद्देश्य के साथ, इसी भावना के साथ जर्मनी का तुष्टीकरण शुरू हुआ। जब इतना सब कुछ हो रहा है जर्मनी के पक्ष में इंग्लैंड की ओर से, इसी क्रम में आपको एक और बात बताऊं कि जब हिटलर गद्दी पर बैठा तो इंग्लैंड ने जर्मनी के साथ में एक समझौता यह किया कि हम आपको सशस्त्रीकरण का परमिशन दे देते हैं। यह राष्ट्रसंघ की ओर से दिया गया परमिशन नहीं था, यह इंग्लैंड की ओर से दिया गया परमिशन था, जिसमें यह बात तय हुई थी कि इंग्लैंड की तुलना में जर्मनी नौसैनिक विकास कम करेगा। एक सर्टेन परसेंटेज, एक सर्टेन प्रोपोर्शन को फॉलो किया जाएगा कि आप हमारे अनुपात में इतना ही नौसैनिक विकास करिएगा, बाकी आप सशस्त्रीकरण कर सकते हैं। यह भी तुष्टीकरण का ही एक मामला है। जर्मनी ने युद्ध के हर्जाना की राशि का भुगतान करना रोक दिया, इंग्लैंड ने कोई कार्रवाई नहीं किया। यह भी तुष्टीकरण का एक मामला है। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के समक्ष यह डिमांड रखा कि हमको सुडेटनलैंड वापस कर दो। उसने तो वापस नहीं किया, लेकिन तब फिर एक यूरोपीय सम्मेलन हुआ जिसमें कि वसुंधरा, आपका एडमिशन कब हुआ है? वसुंधरा, आपका एडमिशन कब हुआ है? आप मुझे अपना डिटेल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। मेरे नंबर पर भेजिएगा, ऑफिशियल नंबर पर नहीं, मेरे पर्सनल नंबर पर। मेरा नंबर शायद आप लोग को मालूम हो, 9873399588। आपके ग्रुप में भी है मेरा नंबर, आप उसी नंबर पर भेज दीजिएगा। अब आप देखो कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं आप लोग को ये पॉइंट समझा रहा था कि जर्मनी का तुष्टीकरण करने के क्रम में एक महत्वपूर्ण बात यह भी हुई कि सुडेटनलैंड की मांग की गई चेकोस्लोवाकिया से, लेकिन जर्मनी को
चेकोस्लोवाकिया ने स्वीडन देने से मना कर दिया, तब एक यूरोपीय सम्मेलन बुलाया गया और यूरोपीय सम्मेलन के अंतर्गत हुआ ये कि जर्मनी के अंदर मिला दिया जाना चाहे स्वीडन, ये प्रपोजल रखा इटली ने। तब तक इटली और जर्मनी में गठजोड़ हो चुका था और इटली के द्वारा रखे गए प्रपोजल को सपोर्ट किया इंग्लैंड ने, और जब इंग्लैंड ने सपोर्ट किया तो फ्रांस ने भी सपोर्ट किया, और इस तरीके से सुडेटनलैंड मिल गया चेकोस्लोवाकिया की मर्जी के विरुद्ध। चेकोस्लोवाकिया की मर्जी के विरुद्ध मिल गया, और उसके बाद फिर अगले चरण में चलकर देखो तो आपको यह बात समझ में आएगी कि चेकोस्लोवाकिया का बचा हुआ इलाका भी जर्मनी ने कैप्चर कर लिया, और उस समय भी इंग्लैंड ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया, और जब इंग्लैंड कार्रवाई नहीं किया तो फ्रांस कार्रवाई करने की स्थिति में ही नहीं था, अकेले कार्रवाई कर ही नहीं सकता वो। और उससे भी थोड़ा पहले चलकर देखो तो आपको यह बात समझ में आए कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिया था। ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके पहले भी चलकर देखो तो जर्मनी ने राइनलैंड के इलाके को सशस्त्रीकृत कर दिया। सशस्त्रीकरण जब किया था तो हिटलर ने अपनी सेना भेजा था राइनलैंड के इलाके में, ये कहते हुए कि फ्रांस की ओर से प्रतिक्रिया होगी तो वापस चले आना। लेकिन फ्रांस प्रतिक्रिया करने के पहले ये देख रहा है कि इंग्लैंड प्रतिक्रिया कर रहा है कि नहीं, इंग्लैंड की ओर से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई, तो फ्रांस को लगा कि अकेले प्रतिक्रिया करके हम क्यों अपना जान जोखिम में डालें। इंग्लैंड की प्रतिक्रिया नहीं हुई तो फ्रांस ने भी प्रतिक्रिया नहीं किया, तो जर्मनी ने राइनलैंड के इलाके को मिलिटराइज कर दिया। तो देखोगे कि धीरे धीरे करके जर्मनी ने सारी की सारी वर्साई की संधि के शर्तों का उल्लंघन कर दिया। वर्साई की संधि के शर्तों का उल्लंघन का मतलब पेरिस पीस ट्रीटी का उल्लंघन, पेरिस पीस ट्रीटी के उल्लंघन का मतलब राष्ट्रसंघ के नियमों का उल्लंघन। हाँ, चेकोस्लोवाकिया उसी के बाद बना था। तो राष्ट्रसंघ के नियमों का उल्लंघन तो जर्मनी पहले से कर रहा था, और जर्मनी जब पहले से कर रहा था तो उस समय इंग्लैंड कान में तेल डाल के सोया हुआ था, और फ्रांस इसके कारण डरा हुआ था। तो अचानक ही पोलैंड के प्रश्न के ऊपर कार्रवाई कर देना यह गलत है, तब जबकि पोलैंड वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ हिज डेस्टिनेशन। और यहां इटली और जर्मनी के तुष्टीकरण के तहत मैंने बताया कि इंग्लैंड जर्मनी का तुष्टीकरण कर रहा था, इस वजह से फ्रांस का डर और बढ़ा जा रहा था, और फ्रांस का जो डर था उस डर के कारण उसने क्या किया, फ्रांस ने उस डर के कारण ही नंबर एक तो एक लघु संघ का निर्माण किया। लघु संघ, लिटिल अतात बोला जाता है उसको, लघु संघ माने राष्ट्र संघ के समानांतर एक लघु संघ, छोटा संघ बनाया था, जिसमें वो इन्हीं सब छोटे छोटे देशों को मिला के एक ग्रुप बनाया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम, फ्रांस, माने छोटे छोटे देश, एक बड़ा देश फ्रांस। लघु संघ का मतलब क्या था कि हम सबको जर्मनी से खतरा है, हम सब मिलकर रहेंगे तो अपनी रक्षा करेंगे। लेकिन फ्रांस को भी इस बात का अंदाजा लग गया था कि ये छोटे छोटे देशों के सहयोग से हम फ्रांस से निपट नहीं पाएंगे, हम फ्रांस से निपट नहीं पाएंगे। मतलब की बात यह है कि सॉरी माफ करिए, जर्मनी से निपट नहीं पाएंगे। मतलब ये समझ लो कि फिल्म की एक कल्पना करो तुम कि शक्ति कपूर ने 3-4 गुंडा बुला लिया, जो फिल्मों में फाइटर टाइप का लोग नहीं होता है, उसको बुला लिया, और बुला लिया है कि जब सनी देओल कभी दहाड़ मारेगा तो हम लोग मिल के मुकाबला करेंगे। फिर उसको लगा कि दहाड़ मार देगा, कितना लोग तो दहाड़े के कारण उड़ जाएगा। यदि सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ लिया तो सनी देओल ने यदि हैंडपंप उखाड़ लिया तो मामला ही खराब कर देगा वो। तो इसलिए जर्मनी से डरता था फ्रांस। अब उसके बाद फिर आप देखो कि फ्रांस ने इस स्थिति से निपटने के लिए इंग्लैंड को भरोसे के लायक समझा नहीं, तो वो अमेरिका के पास में गया। एक केलॉग ब्राइंड पैक्ट हुआ है अमेरिका और फ्रांस के बीच में, सब नाम जानना जरूरी नहीं है। अमेरिका को समझाने का प्रयास किया कि
हम लोग फिर से यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि आगे चल के यदि कोई युद्ध की घड़ी आएगी तो उसका समाधान करने के लिए हमको मिलकर संयुक्त प्रयास करना चाहिए। अमेरिका ने कूटनीतिक तरीके से टाल दिया फ्रांस को, यह कहते हुए कि हाँ बिल्कुल सही है, विश्व में शांति की रक्षा होना जरूरी है, विश्व में शांति सबके लिए आवश्यक है, लाभदायक है, युद्ध को रोकने का उपाय करना चाहिए। लेकिन रोकने के उपाय के नाम पर जब एक ठोस संस्था के निर्माण का विचार आया तो फिर अमेरिका उससे पीछे हट गया, क्योंकि अमेरिका का यह कहना था कि आखिर हमको क्या मिलेगा उससे, तुम सब ने अपने लिए लाभदायक संधि कर लिया, हमने 14 सूत्री फॉर्मूला बताया, तुमने उस 14 सूत्री फॉर्मूला में से 13 चीजों को खारिज करके 14वां अपना लिया। मैंने 13 चीजों को खारिज कर दिया और 14वां मैंने राष्ट्रसंघ का निर्माण करने का विचार दिया, अगर तुमने अपना लिया। अब उस राष्ट्रसंघ के अंतर्गत हम सदस्यता क्यों लें और हम क्यों निभाएं अपनी भूमिका शांति की रक्षा के लिए, कि जबकि तुम एक अन्यायपूर्ण शांति व्यवस्था चाहते हो, तुम अपने लिए एक लाभदायक व्यवस्था बनाए हो जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, तुम इस व्यवस्था को बनाए रखने को शांति का नाम दे रहे हो, तो हम तुम्हारे लिए बनाई गई अन्यायपूर्ण व्यवस्था की सुरक्षा के लिए अपना जान क्यों दांव पे लगाएं, अपना धन जन क्यों दांव पे लगाएं। तो अमेरिका इनके बहलावे में फुसलावे में आया नहीं। उसके बाद में फ्रांस की स्थिति हो गई कि उसे लगा कि फिर कम से कम इटली तो दोस्त रहे, तो इटली के साथ में देखोगे कि मिलके वो पहले लोकार्नो पैक्ट कर रहा था और उसके बाद में फिर इटली भी संतुष्ट नहीं था, उसे लग रहा था कि फ्रांस ने ज्यादा लिया है, हमको कम दिया है। तो बाद में इटली के द्वारा की जाने वाली कुछ एक गलतियों को या कुछ एक उल्लंघनों को फ्रांस ने नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि फ्रेंको को गद्दी पर बिठाने का मामला हो या इथोपिया पर कब्जा कर लेने का मामला हो। इन स्थितियों में फ्रांस के द्वारा नजरअंदाज कर दिए जाने को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वह इस बात को समझ रहा था कि कम से कम इटली तो दोस्त चाहिए, और इटली एक के बाद एक उल्लंघन करता चला गया। इन सब के बाद फिर देखोगे कि उल्लंघन तो जापान भी कर रहा था, मैंने बताया ही था आप लोग को, कभी मंचूरिया पर हमला कर देना, कभी चीन पर हमला कर देना। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रसंघ का पहली बार उल्लंघन हुआ था कि उल्लंघन किया है हिटलर ने तो कार्रवाई करना जरूरी है। हिटलर स्वयं कई दफा उल्लंघन कर चुका था, कई दफा जर्मनी के बाहर जाके देखो इटली उल्लंघन कर चुका था, कई दफा जापान उल्लंघन कर चुका था। इतने उल्लंघनों के बीच में पोलैंड के समय में अचानक ही यदि आक्रामक रवैया अपना लिए, तो ऐसी स्थिति में दोषी हिटलर क्यों? हम मानकर चलते हैं कि दोषी इंग्लैंड था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं टेलर। तब अब अगला मुद्दा है कि हम आंख मूंद कर इनके द्वारा कही गई बात को तो एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, आंख मूंद कर इनके द्वारा कही गई बात को एक्सेप्ट तो नहीं कर लेंगे। तो एक्सेप्ट करने के बजाय हम कहेंगे कि भाई सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या है? तो सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि क्या वास्तव में हिटलर शांत हो जाता पोलैंड के ऊपर अपनी जीत के बाद? क्या वह सिर्फ और सिर्फ राइख स्टैग की एकता ही चाहता था? तो मेरा उत्तर है कि नहीं, वो इतने से सेटिस्फाइड नहीं होता। क्यों मैं कह रहा हूं कि वो इतने से सेटिस्फाइड नहीं होता? तो हमें कुछ एविडेंस देना पड़ेगा। क्या है एविडेंस हमारे पास में? तो हमारे पास एविडेंस इस बात का है कि
हिटलर ने एक किताब लिखा था, ये है वो किताब, हिटलर की एक किताब है मीन काम्फ नाम से, मेरा संघर्ष करके। कहाँ है वो मेरा वाला संघर्ष? हिटलर की किताब है मीन काम्फ, मेरा संघर्ष, माय स्ट्रगल। अब कहीं है, मुझे नजर नहीं आ रही वो किताब। तो उस मीन काम्फ में हिटलर ने यह बताया कि हमको क्या चाहिए, तो हमको पूरी दुनिया पे जर्मनी का प्रभुत्व चाहिए। तो अपनी किताब में उसने अपना सपना इसी तरीके से पेश किया था कि हमको क्या चाहिए, तो दुनिया में जर्मनी का प्रभुत्व चाहिए। एक बात ये हुई। दूसरी कौन सी बात है? तो दूसरी बात यह है कि जर्मनी के प्रभुत्व के अतिरिक्त अगला मामला क्या है? ये तो एक किताब की बात हुई। क्या एक किताब काफी है? तो नहीं, अभी और भी कई सारा के एविडेंसेस हम आपके सामने रख सकते हैं, जिनके माध्यम से हम हिटलर के बारे में अपनी समझ बना सकते हैं। कि हिटलर जब कभी अपनी सेना के अधिकारियों को एड्रेस करता था, तो उन्हें वह ये नहीं कहता था कि हमको सिर्फ राइख स्टेट की एकता चाहिए। उन्हें तो वह यही कहता था कि हमको जर्मनी के ऊपर भरोसा है और जर्मनी को विश्व भर में एक महान शक्ति के रूप में स्थापित करना है। तीसरी बात फिर, हाँ बुक पहले लिखा था, बुक पहले लिखा था। तीसरी बात फिर और क्या बात है कि जिसके आधार पर हम कहते हैं कि नहीं, हिटलर राइख स्टेट की एकता से आगे की बात सोचता था? क्या है सर, क्लास के लास्ट में नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का बुक, इसमें तुम कहना क्या चाह रहे हो, मैं वही नहीं समझ पा रहा हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हिटलर ने ये किया कि हिटलर ने ये किया कि आगे चलकर जब वह सुडेटनलैंड प्राप्त करने के बाद बचे हुए चेकोस्लोवाकिया पर भी हमला कर दिया और उसको अपने साथ मिला लिया, तो यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि चेकोस्लोवाकिया के अंदर जो सुडेटनलैंड के अतिरिक्त का इलाका था, क्या वो जर्मन जाति के लोगों का इलाका था? तो नहीं। तो जर्मन जाति का इलाका तो वो भी नहीं था। तो आपने क्यों कब्जा कर लिया भाई चेकोस्लोवाकिया के ऊपर? इसका मतलब है कि आपका सपना इससे आगे का था। अगला मुद्दा यह है कि पोलैंड से आपको डेंजिंग का गलियारा लेना था। आपने बाकी पोलैंड के ऊपर हमला करने का क्या जस्टिफिकेशन दिया? तो कुछ भी नहीं। क्यों किया आपने बाकी पोलैंड के ऊपर हमला? इसका राइख स्टेट की एकता से कोई नाता नहीं है। उसके बाद और आगे बढ़ो कि जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो युद्ध की शुरुआत के वक्त जर्मनी ने सोवियत संघ से यानी यूएसएसआर से एक समझौता किया था। समझौते में यह बात कही गई थी कि पोलैंड का आधा हिस्सा यूएसएसआर का होगा, आधा हिस्सा जर्मनी का होगा। और इसी समझौते के मुताबिक पोलैंड पर हमला किया गया था। यदि यह समझौता ना होता तो जर्मनी पोलैंड पर हमला करने में थोड़ा संकोच भी कर सकता था, थोड़ा घबरा भी सकता था। यहीं पर आपको यूएसएसआर की भूमिका भी समझ में आएगी। यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री था
और कम्युनिस्ट कंट्री होने के नाते पहले तो उसको यूएस लीग ऑफ नेशंस का मेंबर ही नहीं बनाया गया। बाद में जब जर्मनी से डर गया फ्रांस, तो फ्रांस ने एक समझौता यूएसएसआर से भी किया। जर्मनी से डरा हुआ वो किसी से समझौता करने को तैयार था। हम लोग मिल जाते, हम लोग से भी कर लेता। मतलब जर्मनी से डरा हुआ फ्रांस और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारने के बाद का डरा हुआ इंडियन क्रिकेट टीम, ये दो आज तक सबसे डरे हुए बॉडी हमको नजर आए हैं। तो इंडियन क्रिकेट टीम की स्थिति ये थी कि वो जो क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड का स्पिनर वगैरह को तो ऐसे खेल रहा था कि जैसे लग रहा था कि सेनवार, मुथैया मुरलीधरन और क्या कहते हैं जो भारत के जो स्पिनर थे चंद्रा और बिशन सिंह बेदी और अनिल कुंबले, इन सब लोगों का जो स्किल था, ये जो अफगानिस्तान वाला है अभी, क्या नाम है उसका, बड़ा बढ़िया बॉलिंग करता है वो, कोई खान है, राशिद खान, और वेस्ट इंडीज का एक जो स्पिनर बॉलर है वो भी हाथ को थोड़ा सा थ्रो करता है। उन सब का जो हुनर है वो एक ही व्यक्ति में आ गया हो तो डी और सेंटनर उसके अंदर, तो उनके बॉल को, और जो जो बैट्समैन खेल रहा था सम्मान देते हुए खेलने वाला, दोनों बैट्समैन कैसा था कि जिसके बारे में ये चर्चा होती है कि भाई ये तो सिर्फ मारना जानते हैं। तो एक क्या कहते हैं, मुंबई का आदमी 5 करोड़ के घड़ी में सुने पकड़ा गया है। विटोरी कहाँ खेलता है अब, सुने 5 करोड़ की घड़ी ला रहा था, पकड़ा गया है। घड़ी पकड़ाई है, आदमी नहीं पकड़ाया है, पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और दूसरा, नहीं पोलार्ड, यार तुम लोग कुछ भी बोल देता है। राशिद खान तो नाम बोल ही चुका हूँ, राजकुमार जी, वेस्ट इंडीज का एक तेज अच्छा स्पिनर है, वो भी बहुत बढ़िया स्पिन करता है, नारायण नाम है उसका। तो मतलब इस तरीके से खेल रहा था उन लोगों को कि मतलब जैसे कि पता नहीं कि तोप चला देगा कि मिसाइल चला देगा। वो रुक रुक के भाई साहब 4 रन बना रहे थे तब, जबकि 16वां ओवर खेल रहे थे, यस 15वां ओवर खेल रहे थे सब, जबकि पीछे कोई रन ही नहीं था। एकदम डरा हुआ, मतलब प्राण सूख गया हो, जैसे पाकिस्तान से हार गए हैं, भारतीय लोग तो मारेगा हमको। भाई हार गए हो ठीक है, हार जाना जीत जाना चलता ही रहता है, लेकिन इतना डर के काहे खेल रहे हो। खैर ऐसा भी नहीं है कि तुम न्यूजीलैंड से भी हार जाओगे तो उसके बाद तुम्हारे घर में रोटी रोजी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि तुमको घर का किराया नहीं देने में दिक्कत होने लगेगी फिर। और इंडिया पाकिस्तान भी नहीं है कि तुमको मार ही देगा इंडिया वाला आदमी, सब घर में आग लगा देगा, ऐसा भी नहीं है, और नहीं हुआ कुछ। तो ऐसे में ये बात होती है कि एक डरा हुआ फ्रांस, एक घबराया हुआ फ्रांस सोवियत संघ से भी दोस्ती कर लिया। बाद में सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बना दिया गया, लेकिन सोवियत संघ का इंग्लैंड और फ्रांस के साथ में नेचुरल अलायंस कभी नहीं बना। और जब नेचुरल अलायंस कभी नहीं बना तो क्या हुआ कि सोवियत संघ एकमात्र ऐसा देश था राष्ट्रसंघ का जो किसी भी कंट्री के द्वारा पेरिस पीस ट्रीटी के उल्लंघन, यानी कि राष्ट्रसंघ के उल्लंघन का सबसे ज्यादा विरोध करता था। एकमात्र कंट्री, यदि कोई आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा कौन मुखर रूप से विरोध करता था किसी देश के द्वारा राष्ट्रसंघ के नियमों के उल्लंघन का, तो वो था यूएसएसआर। क्या वो इसलिए विरोध करता था क्योंकि वह राष्ट्रसंघ के आदर्शों से सहमत था और पेरिस पीस ट्रीटी के प्रावधानों से सहमत था? नहीं,
उसे ये लगता था कि राष्ट्रसंघ को सशक्त बना के रखना जरूरी है, क्योंकि उसको खुद भी डर लगता था कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पर भी ये इंग्लैंड वाले और ये फ्रांस वाले कल को हमला कर दें। ये कहते हुए कि ये पूंजीवादी व्यवस्था का दुश्मन है, ये कम्युनिस्ट व्यवस्था का देश है, इसकी कम्युनिस्ट सरकार की सत्ता पलट देना है, जैसा कि फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस के क्रांतिकारियों के खिलाफ हुआ था, जैसा कि खुद रूस में सोवियत क्रांति के बाद में कम्युनिस्टों की सत्ता को पलटने के लिए एक बार मित्र राष्ट्रों ने हमला भी किया था। तो इस हमले की आशंका से ग्रस्त हुआ करता था यूएसएसआर, और इसीलिए वह बार बार पुरजोर तरीके से यह बात कहा करता था कि राष्ट्रसंघ के नियमों के उल्लंघन को रोकना चाहिए और उल्लंघनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि कार्रवाई नहीं होने के कारण जो आशंका सोवियत संघ के मन में उभरी, वो तो उभरी ही, आशंका और गहरी हो गई तब जबकि इटली ने फ्रैंको को गद्दी पर बिठा दिया, और जब उसका विरोध हुआ तो विरोध के जवाब में उसने ये बयान जारी किया कि यदि हम फ्रैंको को गद्दी पर नहीं बिठाते तो स्पेन में कम्युनिस्टों की सरकार गद्दी पर बैठ जाती। क्या आप कम्युनिस्टों को गद्दी पर बैठने देने के लिए सहमत हैं? और उसके इस स्टेटमेंट के साथ जोड़कर देखा यूएसएसआर ने कि इंग्लैंड और फ्रांस ने कोई कार्रवाई भी नहीं किया इटली के खिलाफ। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर वो कम्युनिस्टों को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। उसके बाद फिर देखोगे कि जर्मनी में हिटलर भी अपने जगह पर कई बार कम्युनिस्टों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया और अपनी छवि बनाया कि हम कम्युनिस्टों के दुश्मन हैं। तीसरी ओर चलकर देखो तो उसने, यानी हिटलर ने, इटली और जापान के साथ मिलकर जो एक रोम बर्लिन टोक्यो दूरी बनाया था, उसका भी ऑफिशियल पर्पस क्या बताया था? उसका ऑफिशियल पर्पस बताया गया था एंटी कॉमिंटर्न, यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के विरोध में हम ये मोर्चा बनाए हैं। एंटी कॉमिंटर्न, कॉमिंटर्न माने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, हम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के विरोध में जाकर ये मोर्चा बनाए। तो एंटी कॉमिंटर्न मोर्चाबंदी का जब क्लेम किया जापान, इटली और जर्मनी ने, और इनके द्वारा बार बार राष्ट्रसंघ के नियमों का उल्लंघन होता था और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, तो सोवियत संघ के मन में यह बात और ज्यादा गहरे से बैठ गई कि इंग्लैंड और फ्रांस उस तरीके से जर्मनी के दुश्मन नहीं हैं या जापान या इटली के दुश्मन नहीं हैं जैसा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में दिखता रहता है। वास्तव में ये सब एक ही देश को अपना दुश्मन मानते हैं और उस देश का नाम है यूएसएसआर। यूएसएसआर के अलावा वो किसी को दुश्मन नहीं मानते। ऐसी बात किसके मन में बैठ गई? तो यूएसएसआर के मन में बैठ गई। तो यूएसएसआर के मन में ये बात बैठ गई कि इन तमाम देशों का दुश्मन अकेला कोई एक देश है तो यूएसएसआर है। और इसलिए आशंकाग्रस्त यूएसएसआर के जीवन में एक और घटना घटी जिसके बाद उसकी आशंका और गहरी हो गई। वो गहरी कर देने वाली घटना कौन सी है? तो जब चेकोस्लोवाकिया जर्मनी को दिलाया, ब्रिटेन और फ्रांस ने, तो गौर करके देखो, चेकोस्लोवाकिया मिलना चाहिए जर्मनी को, ये प्रपोजल दिया इटली ने, कंसेंट दिया इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड के बाद में सहमति दे दिया फ्रांस ने भी। और चेकोस्लोवाकिया मजबूरी में आकर अपने राज्य का एक बड़ा इलाका, इंडस्ट्रियल इलाका, फ्रांस को, जर्मनी को लौटा दिया, सौंप दिया। तो इससे और भी आशंका गहराने लगी यूएसएसआर के मन में। ये जो फ्रांस और जर्मनी की दुश्मनी की कहानियां हैं, वो कहानियां उतनी सच्ची नहीं है, उतनी वास्तविक नहीं है जितनी कि दुनिया भर के लोगों को मालूम है। यदि ये वास्तविक कहानी होती, यदि यह कहानी सच्ची होती, तो फ्रांस आखिर सुडेटनलैंड क्यों दिलाता जर्मनी को?
इस तरह की कहानी ने सोवियत संघ के मन में और भी आशंका गहरा दिया। आशंका गहरा रही है क्योंकि उस सम्मेलन में जिसमें कि सुडेटरलैंड दिया जाना था जर्मनी को, उसमें जर्मनी को दे दिया गया, लेकिन यूएसएसआर को बुलाया भी नहीं गया था उस सम्मेलन में। तो यूएसएसआर ने इसका ये मतलब निकाला कि ये जो जर्मनी है, ये जो इटली है, ये जो जापान है, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, सबका पेट मिला हुआ है, और इन सब का पेट मिला हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम और भी ज्यादा सशंकित हो जाएंगे। तो इसी पृष्ठभूमि में यूएसएसआर को जर्मनी ने यह ऑफर किया कि पोलैंड का आधा हिस्सा जर्मनी ले लेगा, आधा हिस्सा यूएसएसआर ले ले। उसके प्रपोजल को यूएसएसआर ने सहर्ष तरीके से स्वीकार कर लिया। यूएसएसआर ने सहर्ष तरीके से स्वीकार कर लिया क्योंकि यूएसएसआर को यह लग रहा था कि पोलैंड का आधा हिस्सा हमको मिल जाएगा तो हमको एक प्रकार से सुरक्षा का शील्ड मिलेगा। और जर्मनी ने पोलैंड का ऑफर क्यों किया यूएसएसआर को? तो इसलिए क्योंकि उसको लगा कि यदि जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो हो सकता है कि इधर से फ्रांस हमला करेगा, इधर से ब्रिटेन हमला करेगा, ये तो इधर का हमला हो जाएगा। और यदि यूएसएसआर ने भी पीछे से हमला कर दिया तो हम फिर चारों तरफ से घिर जाएंगे। इस स्थिति से बचने के लिए उसने सोचा कि यूएसएसआर को न्यूट्रल रखना जरूरी है। न्यूट्रल रखने के लिए बोला कि पोलैंड का आधा हिस्सा हम आपको दे देंगे। पोलैंड का आधा हिस्सा देने का ऑफर दिया, और इसके बाद फिर कहानी यह हुई कि जर्मनी का मनोबल बढ़ गया। मैं कह रहा था कि यदि यूएसएसआर के साथ में गठजोड़ ही नहीं होता जर्मनी का पोलैंड को लेकर, तो जर्मनी का मनोबल इतना नहीं बढ़ता, हो सकता है पोलैंड पर वो हमला ही नहीं करता। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यूएसएसआर ने पोलैंड के प्रश्न पर जर्मनी से क्यों कर लिया समझौता? क्या सिर्फ इसलिए कर लिया क्योंकि उसको एडिशनल एरिया की प्राप्ति हो जाएगी? तो इतिहासकार जो थोड़े गहराई में जाकर इस विषय को लिखते हैं वो कह रहे हैं कि इसे यूएसएसआर की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा का मामला मात्र मानना ठीक नहीं है। इसे यूएसएसआर की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा मात्र का मामला मानना ठीक नहीं है। मामला यह है कि यूएसएसआर ने ये देख लिया था कि हमको असुरक्षा की भावना ग्रस्त की हुई है, हमारे लिए कल को भविष्य में संकट की घड़ी आ सकती है। उस संकट से बचने के लिए पोलैंड का हिस्सा जरूरी है। आपको याद हो मैंने कल के क्लास में भी बताया था कि यूएसएसआर की आशंका भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बस इतना ही जिम्मेदार है कि जर्मनी पोलैंड पर हमला नहीं करता शायद, यदि यूएसएसआर फॉर्मली खड़ा होता ब्रिटेन एंड फ्रांस के साथ वर्ल्ड वॉर 1 के दौर में जैसे खड़ा था। वर्ल्ड वॉर 1 जब मैंने पढ़ाया था तो उस समय मैंने बताया था कि जर्मनी को इस बात की आशंका थी कि, या फिर कहिए तो इस बात का अनुमान था कि इंग्लैंड युद्ध नहीं चाहता है और हम यदि बेल्जियम पर हमला कर भी देंगे तो इंग्लैंड हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन
बात यह हुई कि इंग्लैंड ने कार्रवाई किया तो प्रथम विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में फिर मैं यही बोल रहा हूं कि इस दफा यदि उसको ये आशंका होती कि यूएसएसआर हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा तो शायद फिर वो हमलावर नहीं होता। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसके बाद युद्ध किसी शर्त पर नहीं होता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जो विश्व युद्ध शुरू हुआ कम से कम वो नहीं होता। तो यूएसएसआर की बात तो समझ में आ ही गई, लेकिन अब मैं बात को और आगे बढ़ा रहा हूं, वो ये कि जर्मनी ने अपनी सेना भेजा, इधर फ्रांस है, इधर ब्रिटेन है। ब्रिटेन तो इंग्लिश चैनल के पार आता है, इधर फ्रांस है। दोनों खेमाओं की सेना लंबे समय तक एक दूसरे के खिलाफ पड़ाव डाले खड़ी रही, एक दूसरे के सामने लंबे समय तक पड़ाव डाले खड़ी रही। अचानक ही जर्मनी की सेना ने बिलक्रिट्स एक वर्ड है, जर्मन भाषा का शब्द है विलक्रिट्स। इसका मतलब होता है बिजली की तरह, बिजली की तरह। बिजली की तरह का मतलब क्या होता है? बहुत तेज। तो बिलक्रिट्स की पॉलिसी अपनाया किसने? जर्मनी ने। बहुत तेज चमक के साथ आक्रामक हमला किया जर्मनी ने। किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। फ्रांस के ऊपर हमला करते हुए उसने क्या किया? उसने फ्रांस पर कब्जा कर लिया और फ्रांस के अंदर अपनी मर्जी की सरकार गद्दी पर बिठा दी। तो आप समझ सकते हो कि फ्रांस इतना क्यों डरता था। उसको यह मालूम था कि जिस दिन मामला हमारा भिड़ा जर्मनी के साथ में, जर्मनी हमको पराजित कर देगा। मतलब फ्रांस के साथ जर्मनी ने हमला करके उसको तुरंत अपने अधीन कर लिया, वहां पर अपनी मर्जी की सत्ता गद्दी पर बिठा दिया। इधर इंग्लैंड के ऊपर भी हमला किया। जितनी तेज गति से हमला किया उतनी तेज गति से हमले के खिलाफ इंग्लैंड तैयार ही नहीं था। इंग्लैंड के खिलाफ हमला किया, इंग्लैंड की जो सेना थी वो इंग्लिश चैनल पार करके इंग्लैंड चली गई। और इधर ये लौटने लगा जर्मनी, तो उसने बाल्टिक का पूरा प्रदेश कब्जा कर लिया। बाल्टिक प्रदेश, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लटाविया, इन सब क्षेत्रों को उसने कैप्चर कर लिया। और उसके बाद लौटते हुए वह यूएसएसआर पर हमला कर दिया। यूएसएसआर पर हमला कर दिया। तो अब गौर करने लायक बात यह है कि क्या लटाविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया जर्मन जाति के लोगों की जगह था? तो नहीं। क्या यूएसएसआर जर्मन जाति के लोगों की जगह था? तो नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिटलर की विदेश नीति सिर्फ और सिर्फ राइखस्टेग की एकता के उद्देश्य तक सीमित नहीं रहती। उसके दिमाग में विश्व भर में जर्मनी के प्रभुत्व की स्थापना की प्रेरणा चल रही थी। और इसी क्रम में एक बात कही जाती है कि मैकेंडर नाम का एक सिद्धांतकार आया था। मैकेंडर नामक एक सिद्धांतकार आया था। मैकेंडर क्या कहता है? मैकेंडर नाम का एक सिद्धांतकार आया, वो ये कहता है कि उसका सिद्धांत कहलाता है हर्टलैंड थ्योरी। सिद्धांत, हर्टलैंड का सिद्धांत, हृदय स्थल का सिद्धांत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्टलैंड थ्योरी? हर्टलैंड थ्योरी माने क्या? तो हृदय स्थल माने क्या? हृदय स्थल का मतलब यह है कि यूरोप
और एशिया को डिवाइड करने वाला जगह है यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन। मैकेंडर ने कहा कि जिसका यूराल पर्वत पर कब्जा हो जाएगा वह पीछे से किसी भी हमला का शिकार नहीं होगा, और तब वह अपनी पूरी की पूरी शक्ति के साथ में आगे की ओर हमलावर रवैया अपना सकता है। आप अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने दुश्मन के सामने खड़े होंगे तो देन यू कैन रूल, क्योंकि पीछे से कोई हमलावर नहीं होगा। जर्मनी की विदेश नीति, पर्टिकुलरली हिटलर की विदेश नीति, मैकेंडर के इस थ्योरी से प्रभावित थी, और इसलिए वह यूराल पर्वत पर कब्जा करने के लिए यूएसएसआर पर हमला किया था। यानी कि बात आप समझ गए होंगे कि उसके दिमाग में एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था। वह सिर्फ और सिर्फ राइखस्टेग की एकता तक सीमित रह के संतुष्ट हो जाने वाला एक व्यक्ति नहीं था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्या आप इसको लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं? यदि आप इसको लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि इन दोनों सवालों का जवाब आपके सामने में मैं दे चुका हूं। हिटलर की विदेश नीति के तहत एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था निहित थी। मैंने वैकल्पिक विश्व व्यवस्था का मतलब क्या? एक ऐसी विश्व व्यवस्था जिसको जब स्थापित किया जाएगा तो उसमें इंग्लैंड और फ्रांस केंद्रीय स्थिति में नहीं होंगे, बल्कि जर्मनी केंद्रीय स्थिति में होगा। उस समय का एक कार्टून बड़ा ही फेमस हुआ था कि जर्मनी, मतलब हिटलर विश्व को अपने प्रभाव में रखना चाहता है का प्रमाण है, ग्लोब को अपने पांव के नीचे रखा हुआ था, उसको सीकर से बांध दिया था और में ताला लगा के चाबी अपने कमर में खोस लिया था। तो यही दर्शाता है कि ही वॉज हैविंग अ सेंस ऑफ जर्मन सुपर पावर and wanted that superpower to establish as a supreme power in the world, and that will break the world order established there in Paris Peace Treaty. Paris Peace Treaty में जो वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया गया था उसे वो तोड़ देगा। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया। अब फिर लौट के आओ इधर, तो इसमें यह बात कही जाती है कि सिर्फ जर्मनी की विदेश नीति की आक्रामकता को हम दोषी नहीं मान सकते। आक्रामक तो इटली और जापान भी था, और उसके बाद में फिर ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की भी दोषी थी, और तुष्टीकरण की नीति से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रसंघ ही कमजोर था, और राष्ट्रसंघ कमजोर इसलिए था क्योंकि संधि खराब थी। संधि खराब इसलिए थी क्योंकि उग्र राष्ट्रवाद था। ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझा चुका हूं पीछे भी। तो क्या आप लोगों को यहां पर कोई कठिनाई है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट यू कैन आस्क। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई क्वेश्चन आपका होना चाहिए, फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मतलब जर्मनी के खिलाफ यदि ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा नहीं किया होता तो क्या युद्ध नहीं होता? मैं तो कह रहा हूं कि युद्ध तो आज न कल कभी होना ही था। युद्ध को रोकने का कोई भी उपाय, एक ऐसा उपाय हो सकता था जिससे कि ना होता है कि आप एक दवाई खा लिए हैं, सर दर्द रुक गया है, लेकिन यदि अंदर शरीर में कष्ट है तो दर्द फिर होगा। जब तक कि राष्ट्रवाद की उग्रता बची रहेगी, जब तक कि कंगना रनावत जैसी महिला देश की विदोषी मानी जाती रहेगी। अब बीच बीच में इंडिया का इतिहास आपको समझा देता हूं।
कि जब तक कि ये समझते हैं कि मतलब ऐसा नहीं कोई एक स्टेटमेंट मान देती है, वो अभी भी कह रही है कि जाओ मैंने मान लिया कि गांधी के कटोरे में भीख मिली थी आजादी, जाओ चिल्लाओ। ये साधारण बात नहीं है। बात यह है कि जब तक उग्र राष्ट्रवाद रहेगा शांति तो रह ही नहीं सकती। उग्र राष्ट्रवाद शांति का दुश्मन होता है, शांति विरोधी चीज होता है, और तब संधियां गलत ही होंगी। अभी मैं आपको यह बताता हूं कि इतिहासकार जो थोड़ी गहराई से इस विषय पर लिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जर्मनी ने 1871 की लड़ाई जीतकर फ्रांस से जो लिया वह उसे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस से जो लिया उसका परिणाम यह निकला कि अगले कई दशकों तक उसकी विदेश नीति फ्रेंचोफोबिया का शिकार हो गई, और इसी कारण उसको क्या फेस करना पड़ा, तो एक अस्थाई दुश्मन, एक अस्थाई दोस्त। एक अस्थाई दोस्त के चक्कर में उसे युद्ध में उतरना पड़ा, और एक अस्थाई दुश्मन के चक्कर में उसे जिसके खिलाफ युद्ध की घोषणा हुई थी उसके बजाय दूसरे मोर्चे पर हमला करना पड़ा। तो पूरी की पूरी जर्मन विदेश नीति को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि जर्मन विदेश नीति लगता है किसी कार्टूनिस्ट ने बनाई है। माफ करिए, कार्टूनिस्ट तो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। अब जर्मन विदेश नीति, फिर मैं कहूंगा मुझे सबसे सस्ता ये डेविड धवन टाइप का लोग लगता है कि जर्मन विदेश नीति किसी डेविड धवन ने बनाई। कि मतलब हाउ कैन यू इमेजिन कि हम बेल्जियम पर हमला कर देंगे, फिर फ्रांस पे अपनी सरकार स्थापित कर लेंगे, उसके बाद इधर ऑस्ट्रिया को रूस पराजित कर देगा, हम रूस को पराजित कर देंगे, तो रूस से लेकर फ्रांस तक जर्मनी का जलवा होगा और इंग्लैंड तटस्थ रहेगा। अरे इंग्लैंड क्या चाहता है? इंग्लैंड चाहता है स्टेटस को मेंटेन रहे, स्टेटस को तोड़ने की हर कोशिश का विरोध करेगा। और आप स्टेटस को तोड़ रहे हैं और ये सोच भी रहे हैं कि इंग्लैंड विल रिमेन न्यूट्रल। इस तरीके की सोच के लिए आप कह सकते कि बुद्धि की बलिहारी है। और इधर चलकर देखो आप कि जब वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हो गई तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वर्साई की संधि गलत थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जर्मनी जीतता तो क्या वो सही संधि करता? बिल्कुल नहीं करता। जर्मनी ने जो संधि किया है फ्रांस के साथ में सेदान की लड़ाई को जीतने के बाद, वो संधि तो उतनी ही अन्यायपूर्ण संधि थी। जर्मनी के राजा ने फ्रांस के राजा के महल में मुकुट पहना, क्या फायदा था? क्या इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट था? नहीं, इसमें सिर्फ नेशनल ईगो था। और जर्मनी ने अल्सास एंड लॉरेन ले लिया फ्रांस का, जितना लिया उसकी तुलना में ज्यादा दिया। तो लेने के वक्त में आपको आपका राष्ट्रीय नायक वो बहकाता है, आपको वो भड़काता है। एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है, नहीं, उसकी बातों में उग्र राष्ट्रवाद है, उसकी बातों में उग्र राष्ट्रवाद है। वो राष्ट्र की आजादी को नहीं मानता है, वो ये मानता है कि राष्ट्र की आजादी के लिए आप जिसको महानायक मानते हैं महात्मा गांधी, वो भिखारी था। और वो सब महात्मा गांधी वगैरह भिखमंगा नीति अपनाया था, उससे देश आजाद नहीं हुआ। देश 2014 में आजाद हुआ था, तो देश को 2014 में आजाद मानते हैं, ये भी तो समझिए, पढ़िए। लेकिन उसको छोड़िए, मैं इतने हल्के में कोई बयान देता नहीं हूं। वैसे लोगों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनकी बातों पे ताली बजाने को सीरियस लेना चाहिए। उसकी बात कोई गुड्डा गुड़िया का खेल खेलने वाले लोगों के बीच में नहीं हुई है, उसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। उसकी बात एक नेशनल टीवी चैनल पर हो रही थी,
उसके स्टेटमेंट के बाद में लोगों ने तालियां बजाई। तो मतलब उसे हल्के में मत लीजिए, नहीं तो पता चलता है कि आपको लगेगा कि बिल्ली ने कबूतर को देखकर आंख बंद कर ली है, ये सोचकर कि बिल्ली को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। बात ये नहीं है कि बिल्ली को हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, कबूतर ने आंख बंद किया, बिल्ली थोड़े ना आंख बंद की है। इसलिए उसको सीरियस ही लेना चाहिए, नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो हाँ, जर्मनी का काल आ गया था, एकदम सही बोल रहा है, जर्मनी का काल आ गया था। अब गौर करने लायक देखो कि जर्मनी का ही काल सिर्फ नहीं आया है, उग्र राष्ट्रवाद आपके सर पे चढ़ता है। ये जर्मनी के सर पे काल छा गया था, माने उग्र राष्ट्रवाद छा गया था। और वही उग्र राष्ट्रवाद वर्साई की संधि के दौरान किसके सर पे छाया हुआ था? फ्रांस के सर पे। फ्रांस ने उग्र राष्ट्रवाद के तहत वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को कमजोर करने का प्रयास किया। और जर्मनी को कमजोर करने का प्रयास जब किया तो उसके बाद जब उसको कुछ ही समय के बाद में अंदाजा लग गया कि राष्ट्रसंघ उतना मजबूत ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया जितना कि हम मजबूत बनाना चाहते थे, तो उसके बाद फ्रांस अब जर्मन फोबिया का शिकार है। और वह कभी यूएसएसआर से समझौता करता है, कभी यूएसए की गली जाता है, कभी वह लघु संघ बनाता है, कभी वह इटली का तुष्टिकरण करता है, कभी कभी इंग्लैंड के पीछे पीछे जाकर वह जर्मनी का ही तुष्टिकरण करने लगा है। अब आप देखो कि अंततोगत्वा उसको द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो फ्रांस की आधी संपदा बर्बाद हो गई। हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ फ्रांस वाज रूइंड। मतलब जर्मनी तो युद्ध में अंतिम रूप से समर्पण करते करते भी उसके पास में जितना भी हथियार बम था ना, वो सब जाकर फ्रांस में गिराया। उसके पास जितना बम था फ्रांस के इलाके में उसको गिरा दिया कि जितना बर्बाद कर सकते बर्बाद कर दो। तो फ्रांस का हाफ ऑफ फ्रांस वाज रूइंड, आधा फ्रांस बर्बाद हो गया। तो दोषी क्या अकेला हिटलर था? क्या क्लीमेंसो दोषी नहीं था जो वर्साई की संधि में यह कह रहा था कि मुझे 1871 की वो तिथि याद है कि जब जर्मनी की सेना के घोड़ों के टाप से वर्साई के महल में एक अनुगूंज पैदा हुआ था। मुझे उसकी अनुगूंज आज तक सुनाई देती है। जब तुम्हारी श्रवण की शक्ति इतनी बढ़ जाती है तो मनन की शक्ति अपने आप घट जाती है। श्रवण की शक्ति जब बहुत बढ़ जाती है ना तो मनन की शक्ति अपने आप घट जाती है। कि जब तुमको आज से 50 साल पहले की घटना की अनुगूंज सुने नहीं देती है तो तुम बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय तो ले ही नहीं पाओगे। यही उग्र राष्ट्रवाद का निर्णय लिया, जिस उग्र राष्ट्रवाद का मूल्य अब इसको चुकाना पड़ रहा है। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को चुकाना पड़ा, वर्ल्ड वॉर 2 में देखो फ्रांस को चुकाना पड़ा, जर्मनी को भी चुकाना पड़ा, लेकिन फ्रांस को क्या जीत मिली? वर्ल्ड वॉर 2 में भी विजेता मित्र राष्ट्र ही हुए, लेकिन मित्र राष्ट्र विजेता होते हैं तो फ्रांस को क्या मिला? 50% ऑफ द स्टेट ऑफ द फ्रांस वाज रूइंड। तो अब देखो कि यह कहानी मैंने समझाया कि फ्रांस ने इसका मूल्य चुकाया। अब हम मान कर चल सकते हैं कि आपको यह सारा मामला क्लियर हो गया होगा। आज की चर्चा यहीं पर खत्म होती है। अब हम लोग कल मिलेंगे। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।